सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में जो तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। जो तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। जो तुम मुझे गिराकर खुद संभल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें हैं। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। आज की शुरुआत एक बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार मोटिवेशनल कोट से हुई है। तो उम्मीद करता हूं इसी मोटिवेशन के साथ में पूरी क्लास को अंत तक देखोगे और क्लास में अपनी तैयारी बेहतर कर सकोगे। आज हम जो शुरू करेंगे, ठीक है, अभी तक जो था ये एक मोटिवेशनल कोट था जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी तुम में आ सके। सुबह सुबह का समय है, 10 बजे हैं अभी, और अभी हो सकता है कुछ लिहाफ में के अंदर हो, कुछ अभी अभी उठे हो, कुछ अभी नींद में हो सकता है। और जब भी तुम इस क्लास को देख रहे हो अपलोड होने के बाद में, तो हो सकता है उस समय तुम सोने भी जा रहे हो। तो जब भी तुम इस क्लास को देखो एक नई एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाए, क्योंकि देखो भीड़ तो बहुत है, कहीं भी चले जाओ भीड़ बहुत है। और यहाँ अब जो कंपटीशन हो रहा है इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है कि उसी लिए कहा गया है कि धूप भी होगी, भीड़ भी होगी, फिर भी अगर तुम चल सको तो चलो। ठीक है, तो आज की जो शुरुआत होगी, आज की शुरुआत जो होगी हमारी, वो क्वेश्चन नंबर 11 से होगी। क्यों होगी क्वेश्चन नंबर 11 से? क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे। कहां किए थे? कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, और ये वाला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, ये होमवर्क था। क्या था? होमवर्क था। किस किस बच्चे ने किया है? किस किस बच्चे ने किया है? कुछ कमेंट भी आई हैं, कुछ बच्चों ने भी आंसर दिए भी हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दिए भी हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे आज, इसी से हम शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब है पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर डैश। यानी कि छात्र केंद्रित कक्षा के लिए है। किसके लिए है? डैश के लिए है। डैश की जगह क्या आएगा? एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, या फिर रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स आएंगे, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज आएगा, या फिर एंगेजिंग द एंटायर क्लास, व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, शिक्षक उन्मुख व्याख्यानों को कम करना, पूर्व ज्ञान को याद करना, पूरी कक्षा को शामिल करना। तो इसका जो आंसर होगा ना हमारा, वो आंसर जो होगा वो होगा एड्रेसिंग वाला, ऑप्शन नंबर ए। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी क्लास के अंदर अगर कोई टीचर खड़ा है, ठीक है, और वो क्लास क्या है? छात्र केंद्रित है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। मतलब सेंट्रिक का मतलब है कि जो भी पढ़ाई होगी, जो भी एक्टिविटी क्लास के अंदर होगी, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगी। अब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो क्लास है इसके अंदर ना हर एक व्यक्ति की, यानी कि हर एक बच्चे की अलग अलग क्या है? योग्यताएं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई हिंदी में अच्छा सीख सकता है, कोई इंग्लिश में अच्छा सीख सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं यहां खड़े होकर के प्योर हिंदी बोलूं, जरूरी नहीं है कि मैं यहां खड़े होकर के प्योर इंग्लिश बोलूं, क्योंकि यहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र से हैं, कुछ शहरों से हैं, कुछ गांवों से हैं। अब हर कोई अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकता, अब हर कोई अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल सकता।
वैसे ही जब क्लास में बच्चे टीचर खड़ा है और बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मैं जहां खड़ा हूं यहां बहुत सारे बच्चे हैं और हर बच्चा अलग अलग डिफरेंशिएट रखता है, उसके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, कोई तेज पढ़ना चाहता है, कोई स्लो पढ़ना चाहता है, कोई किस तरह से पढ़ना चाहता है, कोई किस तरह से। टीचर की यहां ड्यूटी है कि वो क्लास में खड़ा है तो हर एक बच्चे की उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को वो समझा सके, सिखा सके। ऐसा नहीं है कोई बच्चा स्लो पढ़ रहा है और टीचर तेज पढ़ाने वाला है। मान के चलो 10 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं क्लास में, 10 उनमें से स्लो पढ़ने वाले हैं और 90 तेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 90 को टीचर ये मानेगा कि इसमें क्या है, मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ज्यादा है तेज पढ़ने वालों की, यानी कि संख्या तेज पढ़ने वालों की ज्यादा है तो मैं तेज ही पढ़ाऊंगा। ये जो 10 हैं इनको खुद से एफर्ट लगा करके तेज आना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। अब तुमको क्या करना है, तुमको ये करना है कि उन 90 का भी नुकसान ना हो और उन 10 का भी नुकसान ना हो, ठीक है। इस तरह से दोनों को, हर तरह के बच्चे को साथ में लेकर के चलना है। मान के चलो अगली रो में बैठा हुआ बच्चा, इतनी ही जिम्मेदारी उसकी, मतलब टीचर की उस अगली रो वाले बच्चे पर है और उतनी ही जिम्मेदारी बैक बेंचर वाले बच्चे पर उसकी जिम्मेदारी होती है। उसकी ड्यूटी है कि हर कोने पर बैठे हुए बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से सुनाई आना चाहिए। तो यह होता है एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम के अंदर यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर टीचर सेंट्रिक है, जहां टीचर लीड करता है, वो अपने अकॉर्डिंग बच्चे को बना सकता है, लेकिन जहां स्टूडेंट सेंट्रिक है वहां टीचर को, कॉलेज को, सिस्टम को, सभी को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ओहो, अच्छा, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है, परेशान मत होना, करने तो हमें सारे ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो हमें सभी ही करने हैं, ये छोड़ने हैं नहीं ना, हमें करने सभी हैं, परेशान मत होना। और हाँ, क्वेश्चन की काउंटिंग मत करना प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये मत कहना कि सर कम क्वेश्चन करा रहे हो, ये मत कहना कि स्लो करा रहे हो। मेरा यहां मकसद क्वेश्चनों की गिनती कराना नहीं है, मेरा मकसद यहां जो हमने यूनिट पढ़ी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसको अच्छे से रिवाइज कराना है। इन क्वेश्चन के थ्रू हम उस पूरे यूनिट को रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन की काउंटिंग मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो जरा सुन लो, इसके बेचारे की बहुत देर से यहां पर रखा हुआ है, बोल रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहां दो, इन्होंने कहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें एक असर्शन है और एक रीजन है, ठीक है। हिंदी वाले परेशान मत होना, अगले पेज पर अगला क्वेश्चन हिंदी वाला, मतलब इसी का हिंदी है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए 2 स्लाइड रखी गई हैं, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की, ठीक है। अगर एक ही पर पूरा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश आता तो समझ लो क्या होना था, तुम समझ जा सकते हो, बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ता, ठीक है। असर्शन क्या है, यानी कि ए क्या कह रहा है, देखो, टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव interchanges between teacher and learner and hence it is different from instruction and training। क्या है, क्या है बताओ, आर क्या है, बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंजेस। आगे देखते हैं, हिंदी वाले देख लो यार, यहां देखो नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन यानी कि दावा, यानी कि असर्शन ए यानी कि दावा क्या कहता है, देखो, शिक्षण में यानी कि टीचिंग में जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है यानी कि टीचर है और स्टूडेंट है, इनके बीच में महत्वपूर्ण और रचनात्मक आदान प्रदान शामिल है और इसलिए यह निर्देश और प्रशिक्षण से अलग है। यानी कि टीचिंग जो है वो क्या है, निर्देश से, इंस्ट्रक्शन से और ट्रेनिंग से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहां क्या होता है, रचनात्मक और महत्वपूर्ण आदान प्रदान शामिल होता है टीचिंग के अंदर, क्योंकि टीचिंग अलग होती है, इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अलग होती है। ध्यान रखना इस चीज को, सभी चीज एक नहीं होती, ट्रेनिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और
ट्रेनिंग, ये सब क्या टीचिंग या अलग अलग होती हैं। तो ठीक है, यहां क्या हो गया, आदान प्रदान होता है, इसलिए यह निर्देश और प्रशिक्षण से अलग है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कारण क्या कहता है, निर्देश और प्रशिक्षण यानी कि इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग दोनों निचले स्तर के संज्ञानात्मक आदान प्रदान पर निर्देशित हैं। तो क्या होगा बताओ जल्दी से जरा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मैंने पीछे रखे हैं बस। ऑप्शन क्या कहते हैं, देखो, बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है। बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। क्या होगा बताओ जल्दी से। तो इसमें जो कहा गया है, देखो क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना, साइड हो जाओ थोड़ा सा। इसमें देखो क्या कहा गया है, यहां टीचिंग है। टीचिंग मतलब इसमें बताया गया है कि टीचिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव, महत्वपूर्ण और संरचनात्मक। क्या महत्वपूर्ण और संरचनात्मक दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है। और ये इसीलिए इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से अलग है। बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल, ये ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग के अंदर जो लर्नर होता है और जो ट्रेनर होता है उसमें इंटरचेंज नहीं होता। कौन से, ये वाले क्रिटिकल एंड क्रिएटिव। ठीक है, क्योंकि टीचिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। टीचिंग के अंदर हम स्टूडेंट का, लर्नर का सर्वांगीण विकास करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हम जिस चीज की, जिस कौशल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, मान के चलो हम कहां जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, जिम में ट्रेनर होता है ना, तो ट्रेनर तुम्हारी बॉडी, है ना, ट्रेनर क्या है, वो तुम्हें सिखाता है मशीनों को, मशीनों से एक्सरसाइज करना, तरह तरह की डिफरेंट एक्सरसाइज बताता है। ठीक है, और टीचर क्या होता है, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा भी। टीचिंग में क्या होता है, वहां तुम्हें पढ़ाया भी जाता है, स्वस्थ रखने के लिए भी सारी चीजें बताई जाती हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके साथ तुम रह सकते हो, किसके साथ तुम नहीं रह सकते, है ना। किसके साथ मतलब वो वाला नहीं, मोहल्ले में जो तुम्हारे दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं ना, वहां तुम किस दोस्त को अपना अच्छा दोस्त बना सकते हो, किस दोस्त के साथ रह सकते हो, किस दोस्त के साथ नहीं रह सकते, ये सब सारी जानकारी हमें टीचिंग में मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो सर्वांगीण विकास होता है ट्रेनिंग में। और इंस्ट्रक्शन भी हमें उसी पार्ट के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिस पार्ट्स की हमें नीड होती है। इंस्ट्रक्शन जो हम लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, जहां हम अटक जाते हैं, जहां हमें जरूरत होती है, जिस काम में हमें जरूरत होती है वहां हम किसी से निर्देश ले लेते हैं। लेकिन टीचिंग में हर एक चीज इन्वॉल्व होती है। तो ये बात बिल्कुल, जो ए है असर्शन बिल्कुल ठीक है ना, तो ये राइट हो जाएगा। बी देख ले, मतलब आर देख लेते हैं। बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंजेस, बिल्कुल ठीक बात है। जो बात अभी मैंने समझाई थी कि ट्रेनिंग में सिर्फ एक पार्ट को ट्रेन किया जाता है, एक कौशल को, एक स्किल को ट्रेन किया जाता है। इंस्ट्रक्शन में एक ही काम से, जो जिस काम में तुम अटक रहे हो वहां तुम इंस्ट्रक्शन लोगे बस, और इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता, लोअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता। तो इसमें बात दोनों ठीक है, और आर जो है, आर हमारी ए की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है ना, समझ में आ गया ना, ये बताओ। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो अब सही हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12, 11 अपने पहले शुरू किया था, 11 से फिर 17 आ गया, फिर अब 12 आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आगे भी बात सही होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए टीचर डिजाइनिंग ए लेसन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर ए कॉलेज क्लास इन एंथ्रोपोलॉजी प्लान्स टू। देखते हो, हिंदी में देख लो जरा, इंग्लिश वाले इतने उसका आंसर बताओ, हिंदी वाले देखो। मानव विज्ञान में एक कॉलेज कक्षा के, मानव विज्ञान बात चल रही है किसकी, मानव विज्ञान की, किसकी चल रही है, मानव विज्ञान की। मानव विज्ञान में एक कॉलेज कक्षा के लिए
जो इस कॉलेज की कक्षा होती है उसके लिए सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल विविधता डाइवर्सिटी पर एक पाठ डिजाइन करने वाला एक शिक्षक निम्नलिखित योजना बना रहा है। वो क्या करेगा, क्या क्या उसको करना चाहिए? दुनिया भर के प्रमुख सांस्कृतिक समूहों को उनकी परंपराओं पर व्याख्यान देगा, लेक्चर देगा। वो दुनिया भर के जितने भी क्या होंगे कल्चरल डाइवर्सिटी होंगी ना, उन सभी पर क्या करेगा? वो दुनिया भर के सभी पर क्या करेगा? लेक्चर देगा, व्याख्यान देगा। बताओ, विभिन्न संस्कृतियों की कलाकृतियों और प्रतीकों का विश्लेषण करे, उनके अर्थ समझाए। अलग अलग जो कल्चरल हैं उनकी जो भी आर्ट्स हैं, कला एंड संस्कृति होती है ना, उनके प्रतीक जो भी हैं उन सभी का एनालाइज करे और उनको उनके अर्थ को समझाए। ऐसा करना उसके लिए उचित है, बताओ। या फिर एक अनुकरण यानी कि एसिमिलेशन करे, एक अनुकरण का आयोजन करे जहां छात्र एक विशिष्ट संस्कृति के पहलुओं का अनुभव करें। ऐसे एक अनुकरण मतलब कोई एक आयोजन करे, एक ग्रुप का आयोजन करे जिसमें लोग देख देख करके सीखें, अलग अलग तरह की संस्कृति के बारे में, उनका पहलू का अनुभव करें, वहां रह करके उनको देख देख के अनुभव करें, ऐसा करें। या फिर ऑप्शन डी, सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक बहस को सुविधाजनक बनाना। बताओ क्या होगा? समझाने में मुझे लगता है कि शायद तुम समझ गए होगे ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर सही होगा ना, वो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। वो ये इसलिए होगा, देखो मानव विज्ञान है, मानव विज्ञान में हम अलग मानव के बारे में पढ़ते हैं, मानव किन किन कल्चर को फॉलो करता है, मानव के अंदर कौन कौन से कल्चर आते हैं, है ना, क्षेत्रीय तौर पर आते हैं, लैंग्वेज के तौर पर आते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं, अलग अलग कल्चर होता है इंसान का, उन सभी के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि कॉलेज में क्लास लेनी है, किसी टीचर को एक क्लास लेनी है अपने कॉलेज के अंदर, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना है मानव विज्ञान में जो सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, उनका पाठ पढ़ाने के लिए उसको पाठ तैयार करना है। ठीक है, अब वो कल्चर से रिलेटेड क्या बातों पर ध्यान दे सकता है? वो सबसे बेहतर क्या करेगा ना, कुछ नहीं करना, उसको आपस में ही बच्चों में एक बहस या डिबेट तैयार करेगा जो कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वर्ल्ड के तौर पर वैश्वीकरण में जो प्रभाव पड़ता है, वर्ल्ड पर कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी पहचान कराने के लिए सुविधाजनक बनाना है। यानी कि क्लास को सुविधाजनक बना देगा बहस करके। तो बहस करने का मतलब यहां वो नहीं है, बहस करने का मतलब वो नहीं, टीवी डिबेट नहीं, जो न्यूज डिबेट चलती हैं नेताओं वाली। यहां बहस का मतलब क्या है? क्लास के अंदर जो डिस्कशन होता है आपस में एक दूसरे के लिए, किसी अगर मान के चलो हमें 10 पॉइंट पर बहस करनी है, किसी को 1 पता है, किसी को 2 पॉइंट पता है, किसी को 3 पता है, तो आपस में जब डिस्कस करते हैं तो 10 के 10 क्लियर हो जाते हैं। इसलिए बहस ज्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाता है हर जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा फिर आ गया, ओहो 11 के बाद 12 और 17 के बाद 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है। अब कौन सा है? देखो असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन टीचिंग और लर्निंग सिस्टम्स टू बी इफेक्टिव मस्ट बी केयरफुल प्लान्ड, adequately implemented and appropriate evaluated। रीजन क्या कह रहा है? इंग्लिश वाले देख लो, अभी हिंदी वालों को मैं दिखाऊंगा। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज ए प्रीरिक्विसाइट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। बताओ, इंग्लिश वाले देख लो और आगे अब हिंदी वाले देखो जरा। नीचे तो कथन है, दावा क्या कहता है? दावा 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 दावा। ठीक है, दावा शिक्षण और शिक्षण मतलब शिक्षण और शिक्षण, ये तो नहीं, यहां क्या होना चाहिए था? अधिगम। शिक्षण और अधिगम प्रणालियों को प्रभावित बनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए, पर्याप्त रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? जो शिक्षण और अधिगम है यानी कि लर्निंग और टीचिंग है, ये प्रणालियां जो है, टेक्निक जो है,
इनको प्रभावी बनाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल केयरफुली हमें प्लान करना चाहिए इनको टीचिंग करने के लिए भी और लर्निंग के लिए भी। पर्याप्त रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उचित मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, इवैल्यूएशन भी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब कारण देखते हैं, कारण क्या कह रहा है। शिक्षण अधिगम प्रणालियों की प्रभावशीलता शिक्षा के सभी स्तर के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम जो प्रणाली है, टीचिंग लर्निंग जो मेथड हैं, जो टेक्निक्स हैं, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए एजुकेशन के सभी स्तरों के सभी लेवल के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं, ऑप्शन हमारे क्या है, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी हमारा जो आर है वो सही कर रहा है एक ही, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट मॉरिसन्स स्टेजेस ऑफ टीचिंग। मॉरिसन ने टीचिंग की कुछ स्टेजेस दी हैं, 5 स्टेज उसने दी हैं, किसने, मॉरिसन ने, ठीक है। अब उनको क्रम से लगाना है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, बताओ जल्दी से। जरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सामने है, जल्दी बताओ। मॉरिसन की टीचिंग याद रखना बस, मॉरिसन 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 क्या होगा, जल्दी बताओ जरा। देखो पहली और दूसरी तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, वो तुम्हें दिख रहा होगा। एक्सप्लोरेशन सबसे पहले आता है, क्या आता है, एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण या खोज सबसे पहले आता है। तो इन दोनों को तुम काट सकते हो, ठीक है। बिना पढ़े भी तुम आधा क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है, हर कोई जानता है कि एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण यानी खोज सबसे पहले स्टेप होता है किसी भी चीज का। तो टीचिंग के लिए भी मॉरिसन ने कहा है कि एक्सप्लोर करेगा पहले टीचर, क्या करेगा, एक्सप्लोर, चीजों को खोजेगा। पढ़ाने के लिए पहले खुद तैयार करेगा, उनको खोजेगा, तो एक्सप्लोरेशन आएगा पहले। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब चीजें हमने खोज ली, मान लो मैंने ये पीपीटी बनाने के लिए, अपना कंटेंट तैयार करने के लिए मैंने उसको सर्च किया, खोजा, बहुत अन्वेषण किया, एक्सप्लोर किया। अब उसको एक्सप्लोर करने के बाद में क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करना चाहूंगा यहां है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं उसको क्या करना चाहूंगा, प्रेजेंट करना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा ना मैं, प्रेजेंटेशन, फिर आगा प्रेजेंटेशन। 2 स्टेप में तुम्हें पता चल जाएगा कि खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, रिसाइटेशन, एसिमिलेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो सब में सेम ही है, तो इसमें यहां तो इसमें कुछ हिसाब लगा ही नहीं सकते। एसिमिलेशन भी लगभग सब में सेम ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट स्टेप होता है और एक्सप्लोरेशन सबसे पहला स्टेप होता है, याद रखना, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो, देयर आर सम कॉन्सेप्ट इन टीचिंग, ठीक है। यहां देखो कुछ टीचिंग के कॉन्सेप्ट दिए हैं और उनको मिला करके सही लिख लेना है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट, लीस्ट थॉटफुल लर्निंग, बताओ जल्दी से। ज्ञान का उपयोग, कॉन्सेप्ट अवधारणा की समझ, लीस्ट थॉटफुल यानी कि निम्न विचारशील अधिगम। तो इसमें से ये मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, कौन सा किससे मिल रहा है, बताओ जल्दी से। तो यहां देखो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, तो कॉन्सेप्ट की समझ कहां जाएगी, कॉन्सेप्ट की समझ जाएगी हमारे अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में। लीस्ट थॉटफुल क्या है, कम विचारशील क्या है, मेमोरी लेवल, जिसमें चीजें याद होती हैं, जिसमें चीजें याद होती हैं। याद से मतलब है उसमें थॉट नहीं आते, उच्च थॉट नहीं है, यानी कि उच्च विचार नहीं होते उसमें। चीजों को हमने, हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम रट लेते हैं बस, ठीक है। यहां ये ऑप्शन कोई सा भी नहीं है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का आता है हाईली थॉटफुल एंड हाईली यूजफुल। क्या है, हाईली थॉटफुल और हाईली यूजफुल। इसमें कौन से मिल रहे हैं, दूसरे का सी और तीसरे का ए। कहां है देखो, दूसरे का ए काट दो,
पहले का ए काट दो, तीसरे का ए, तीसरे का ए, ठीक है, और दूसरे का बी, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऑप्शन नंबर जो यहाँ जो ए दिया है ना, ये कुछ नहीं है। अगर यहां पर होता हाईली थॉटफुल एंड हाईली यूजफुल तो हमारे साथ में हो जाता रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, रिफ्लेक्ट। और ऑप्शन में भी नहीं है हमारे पास, ऑप्शन में भी नहीं है हमारे पास, ऑप्शन में 2 मिल रहे हैं, 2 हमने लगा दिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी घुमाने के लिए आ जाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है, कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 19 है, रीजन असर्शन का है। देखो ये भी असर्शन क्या कहता है, ऑल टीचिंग इंपाइल्स लर्निंग, और रीजन है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी अचीव्ड बाय टीचिंग। तो क्या होगा जल्दी बताओ जरा, हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले क्वेश्चन नंबर 19 का दावा में क्या कह रहा है, यानी कि असर्शन क्या कह रहा है, सभी शिक्षण का तात्पर्य सीखना होता है क्या। जितनी भी शिक्षा, जितनी भी टीचिंग होती है, उन सभी का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, वो सीखने से है। कारण क्या कहता है, उपयोगी होने के लिए, यूजफुल होने के लिए सीखना शिक्षण से प्राप्त होना चाहिए। जो लर्निंग है वो किससे प्राप्त होना, यहां फिक्स कर दी चीज कि सीखना, लर्निंग मतलब जो लर्निंग है वो किससे, टीचिंग से ही होना चाहिए। बताओ जल्दी से बताओ जरा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो पता है क्या होगा, इसमें पहली बात जो है असर्शन तो ठीक है कि सभी शिक्षण यानी कि ऑल टीचिंग का जो मतलब है वो लर्निंग से ही है। हम टीचिंग करते हैं तो हर तरह के कुछ ना कुछ सिखाते हैं, है ना, ये बात ठीक है। हर टीचिंग का मतलब सीखना जरूर है, ये बात ठीक है, लेकिन हर सीखना टीचिंग से नहीं होता। क्या हर लर्निंग टीचिंग से नहीं होती। हम स्कूलों से बाहर कुछ नहीं सीखते क्या, अपने घर में कुछ नहीं सीखते क्या, चलते फिरते भागते दौड़ते उठते बैठते खाते पीते कुछ नहीं सीखते क्या, सब कुछ टीचिंग से सीखते हैं? नहीं, हर जगह पर हम अलग अलग तरह से सीखते हैं। स्कूल में टीचिंग से सीख लेते हैं, हाँ, लेकिन टीचिंग से हम सीखते जरूर है। पहला ऑप्शन ठीक है और दूसरा हमारा गलत है। क्या है, दूसरा गलत है। समझ में आया, बोलो। पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है, बी आंसर हो जा रहा हमारा हो जाएगा, ठीक। 15 आता है, अब 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स रिक्वायर्स। कल पढ़ाया था एक टॉपिक, ये टॉपिक कल पहली क्लास में शुरुआत करते ही पढ़ाया था कि टीचिंग एड्स लर्निंग टूल्स क्या होते हैं। बताओ जल्दी से जरा, निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता है। निम्न में से जो टीचिंग एड्स दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा है जिसमें कहानी की आवश्यकता पड़ सकती है, बताओ। चार्ट, पपेट, डेमोन्स्ट्रेशन या पोस्टर। समझ गए होगे, कठपुतली इसका आंसर हो जाएगा। कठपुतली में एक कहानी की जरूरत पड़ती है और उसको फिर आगे लर्निंग में चलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय ए टीचर टू, यानी कि निर्देशात्मक यानी अनुदेशात्मक जो सहायता होती है उनका उपयोग शिक्षक कैसे करता है। शिक्षक के द्वारा अनुदेशात्मक जो सहायता होती है उनका उपयोग किया जाता है ग्लोरीफाई द क्लास, क्लास को ग्लोरीफाई करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट द क्लास, क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए, या क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई या क्लियर स्पष्ट करने के लिए, या फिर एंश्योर डिसिप्लिन, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। जो टीचिंग एड्स का यूज होता है वो भी कौन सा वाला, इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है। तो क्यों करते हैं इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्यों दिए जाते हैं। अगर टीचर किसी चैप्टर को पढ़ा रहा है तो वो बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शंस देता है उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो क्यों करता है, वो करता है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को या अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। समझ में आया बात, बोलो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। सीसीई की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन,
इंग्लिश वाले देख लो, ये हो गया। हिंदी वाले देखो यार, हिंदी वाले देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, जल्दी बताओ जरा। पढ़ लिया क्वेश्चन, बताओ। यह कोई परीक्षण करके, यह कई परीक्षण करके छात्रों पर कार्य भार बढ़ाता है, ऐसा है क्या, बताओ। यह अंकों को ग्रेड से बदल देता है, ऐसा है क्या, या फिर यह छात्र के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, बताओ जल्दी से। यह परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है, क्या होता है, जल्दी बताओ जरा। ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी बताओ। बी डी या फिर ए बी सी या फिर बी सी डी, बताओ जल्दी से। इंग्लिश वाले आ जाओ, देखो। इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के टेस्ट लेकर के बच्चों पर वर्कलोड बढ़ाता है, क्या, बताओ। या फिर इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड, मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस करता है, क्या, जल्दी बताओ। इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, बताओ जल्दी से। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, जो एग्जाम का फोबिया होता है, डर होता है ना, पहले पहले एग्जाम एंजाइटी होती है ना, 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले से ही होने शुरू हो जाती है ना। लेकिन होती किसको है, जो पढ़ाई करता है। जो पढ़ाई नहीं करता उसको नहीं होती। युद्ध में जाने से डरता भी कौन है, जो तैयारी करता है। क्यों डरता है, वो मरने से नहीं डरता, वो इसलिए डरता है अगर मैं हार गया तो मेरे पीछे जो जनता है, मेरे साथ में जो जनता है, कुछ लोगों का मुझ पर भरोसा है, वो ना टूट जाए, वो खत्म ना हो जाए, इसलिए डरता है। युद्ध में मरने से नहीं डरता सैनिक। बच्चा जब पढ़ता है, स्टूडेंट जब पढ़ता है, वो एग्जाम में फेल होने से नहीं डरता, वो डरता है उम्मीदें ना टूट जाएं, किसी की उम्मीदें ना टूट जाएं, उससे डरता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट तो तुम्हें मैंने कर दिया इस बात पे। अब ये क्वेश्चन तुम होमवर्क कर लो, नोट कर लेना, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा अब इसे, अब मैंने इतना बोल दिया मैंने इसके बारे में, इसको तुम होमवर्क में ले लो। आंसर कमेंट करके बताना इसका, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट करके बताना है, और जरूर बताना है। जो बच्चे बताएंगे उनका कल को नाम लिस्ट में आएगा, देख लेना। जो बच्चे इसका आंसर देंगे उनका नाम कल की क्लास में पहले लिस्ट में आएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर, क्या होगा। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल, या फिर विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट, या एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, क्या होगा, जल्दी बताओ। हिंदी वाले देख लो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, उदाहरण स्थापित करना, मान्यताओं के परीक्षण में रखने की इच्छा, या गलतियों को स्वीकार करना, क्या करना, जल्दी बताओ, क्या करेगा, बताओ जल्दी से यारा। गुण कौन सा गुण शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है, कौन सा गुण दर्शाएगा, बताओ। संस्थागत प्रबंधन यानी कि स्कूल का या संस्था का मैनेजमेंट पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी में करे, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसमें पूरी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, गुणकारी जो शिक्षक बनेगा, या उदाहरण स्थापित करेगा, एग्जाम्पल देगा, या फिर मान्यताओं को परीक्षण में रखने की इच्छा करेगा, या गलतियों को स्वीकार करेगा, क्या करेगा, जल्दी बताओ जरा। ए बी डी होगा, बी सी डी होगा, या ए सी डी होगा, या ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ। इंग्लिश वाले देखो यारा, क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी से बता दो आंसर इसका।
देखो इसका आंसर जो होगा ना, क्या इसका क्या आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, सी और डी। कैसे होगा? देखो ए तो होने का नहीं, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, कॉलेज के मैनेजमेंट में टीचर का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से पूरे समय में, क्या एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट, फुल टाइम, यानी कि सुबह को आएगा बच्चा और शाम तक जो रहेगा, इसको मतलब बच्चा नहीं टीचर, मतलब फुल टाइम मतलब सुबह को टीचर आएगा और शाम तक जब भी रहेगा वो पूरे टाइम में स्कूल के मैनेजमेंट में वो क्या करेगा? भागीदारी देगा? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सेटिंग एग्जाम्पल वो देगा बच्चों को पढ़ाते वक्त। ठीक है। विलिंगनेस, इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है। और गलतियों को भी पहचानेगा। ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, सी, डी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखो, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। अच्छी टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या जरूरी है? निदान, उपाय, दिशा, प्रतिक्रिया क्या होगा? बताओ जल्दी से, हिंदी वाले भी देख लो। और यहां जो आंसर होगा बताओ जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। डायग्नोसिस होगा, रेमेडी होगा, डायरेक्शन होगा, फीडबैक होगा, क्या होगा? देखो इसमें गुड टीचिंग में ना हमें डायग्नोज भी करना होना चाहिए, रेमेडी भी होना चाहिए, यानी कि बच्चे का हम टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चे का डायग्नोज करना है हमें कि कहां गलती आ रही है, क्यों गलती आ रही है, इससे क्यों नहीं सीख पा रहा, क्या वजह है जो ना सीख पा रहा है बच्चा। फिर उसका रेमेडी करो, उपचार भी करो, उसका इलाज करो कि गलती क्यों नहीं सीखा, अब कैसे सीख सकता है ये बताओ। डायरेक्शन दो उसको या फिर फीडबैक दो, ये सभी चीजें होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक है। हमारे गुड टीचिंग में सभी चीजें होनी चाहिए। 23 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर। जो स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करते हैं टीचर्स, वो क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस। बताओ, हिंदी वाले देख लो। छात्र की कमजोरियों को, मतलब मूल्यांकन जो होता है बच्चे का, वो क्यों किया जाता है? टीचर बच्चे का मूल्यांकन क्यों करता है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। छात्र की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर शिक्षण को गंभीरता से लेना, या फिर शिक्षकों को शिक्षण के नए नए तरीकों को अपनाने में मदद करना, या फिर शिक्षक गुणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। यहां एक चीज मेरे सामने आई है इस क्वेश्चन को बनाते वक्त, जो क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है ना, इसमें एक चीज है, यहां इसका जो आंसर दिया गया है ना, जो इसका आंसर बताया गया है वो ये है बी, सी और डी, बी, सी और डी। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं अपने मानने से जो मैं बता रहा हूं, मेरा खुद का मानना यह है कि बच्चे के कमजोरियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करना एक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन है, ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ये सभी क्या हैं? ठीक हैं। क्या हैं? ठीक हैं। देखो, हम टेस्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? बच्चे की जो कमजोरियां हैं उनके बारे में जानकारी हमें इकट्ठी हो जाए कि कहां गलती आ रही है, क्यों गलती हो रही है ना। जब बच्चे की कमजोरियों का हमारे पास जानकारी होगी, तभी तो हम उसके कमजोरियों को सुधार सकेंगे, उसकी कमजोरियों को मजबूत बना सकेंगे। लेकिन इसमें इस ऑप्शन को गलत बताया गया, ये नहीं पता क्यों बताया है, लेकिन हम जो जानते हैं, हम जो पढ़ते हैं और हम जो टेस्ट लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि बच्चे में कमजोरी कहां आ रही है, क्या गलती है, क्यों नहीं सीख पा रहा है वो, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है। मेरा मानना तो यह है कि सारे ऑप्शन इसके ठीक हैं। आगे, ठीक है, इसके सारे ऑप्शन ठीक हैं। ऑल राइट। ठीक है, क्या है? ऑल राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मैंने जान के इसलिए क्वेश्चन रखा है ये, ताकि डिस्कस हो सके। अच्छा, तुम भी बता देना, कमेंट करके बता देना कि मेरा मानना सही है या गलत है। ठीक है, मेरा मानना सही है या गलत है, कमेंट करके बता देना। ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूं,
हो सकता है मैं यहां पर गलत हूं, है ना, तुम अपना सजेशन दे सकते हो। देखो टीचर सिर्फ जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सिर्फ टीचर ही नहीं सिखाता, बच्चे भी टीचर को सिखाते हैं। यहां हम एक चीज पढ़ते हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो एक टर्म आती है लर्निंग, लर्निंग में हम एक पॉइंट पढ़ते हैं लर्नर, मतलब टीचर एज ए लर्नर, टीचर एज ए लर्नर ड्यूरिंग टू टीचिंग। टीचिंग के समय जो टीचर होता है वो भी लर्नर की तरह, लर्नर के रूप में काम करता है। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कमेंट करके बता देना कि जो मैंने माना है वो सही है या गलत है, ठीक है। फिर उस पर और विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा, डिस्कशन इस पर किया जाएगा अगर विस्तार से, अगर ये मैं यहां गलत हूं तो। क्वेश्चन नंबर 24 है, एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। इन सभी में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि सबसे ज्यादा उच्चतम ऑप्शन है? ऐसा सबसे ज्यादा उच्चतम ऑप्शन कौन सा है जो कि तुम्हारी, मान के चलो तुम यहां क्लास में खड़े हो, अपने आप को क्लास में खड़ा करके महसूस करो कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन क्या होने वाला है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, जिससे कि मैं अपना प्रभाव बच्चों पर अच्छा डाल सकूं। मेक ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, या बीइंग ऑथोरिटेरियन, ठीक है। क्या होगा बताओ, सत्तावादी होना है या सुस्थिर आसन को अपनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? सुस्थिर आसन को अपनाना। क्लास में तुम अपना पोस्चर क्या रखते हो? देखो ऑथोरिटेरियन तो होना ही नहीं है, हमें क्लास में जाके ऑथोरिटी नहीं जमानी है कि मुझे कोई क्लास की ऑथोरिटी है, मैं अपने अकॉर्डिंग क्लास को चलाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना है। यूज ऑफ पीयर कमांड, क्या पीयर कमांड यानी कि समूह में कमांड करना, कमांडर भी नहीं बनाना है, ठीक है, कमांडर भी नहीं बनाना है। ये सब क्या है? नेगेटिव टर्म है। क्या है ये? नेगेटिव टर्म है। मेकिंग ऑफ एग्रेसिव स्टेटमेंट, ये भी नहीं, गुस्से वाले बयान तो बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में बचता फिर एक ही ऑप्शन है, क्या? ऑप्शन नंबर 3। आगे चल दो। 25 नंबर का क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कंसीडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको छांटना है, उनको बताना है। हिंदी वाले भी देख लो जरा। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक माना जा सकता है? कौन सा मानोगे बताओ? हमें एक पॉइंट पर ध्यान देना है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली जो होती हैं उनको डिजाइन करना है, उनको बनाना है, और उसके साथ में शिक्षार्थियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको इसमें से चूज करना है। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव बताओ। शिक्षार्थियों के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, परिवार के क्या संबंध हैं, किसके साथ संबंध हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो बच्चा हमारे सामने पढ़ने आ रहा है, हमसे पढ़ने आ रहा है, उसके पारिवारिक संबंध किस किस से हैं, कैसे कैसे संबंध हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की क्षमता, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके संबंध में, उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। छात्र की भाषा पृष्ठभूमि क्या है, छात्र किस भाषा से आ रहा है। मान लो हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, छात्र आ रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो भाषा की पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है, ठीक है।
निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि। अच्छा, जो निर्धारित की जाती है ना स्कूलों में कि नीली पैंट पहननी है, सफेद शर्ट पहननी है, इसमें छात्र की रुचि है या नहीं पहनने में, क्या वो लर्निंग पे इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। छात्रों का प्रेरक अभिविन्यास, ठीक है, प्रेरक मोटिवेशनल क्या है, मोटिवेशन से बहुत जरूरी है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेरक मतलब मोटिवेशन। तो हमारे सामने जो ऑप्शन बचते हैं 1, 3, 4 और 6 है क्या कहीं इसमें? देखें 1, 2, 3, ये तो काट दो, फिर 1, 3, 4, 6 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहां देख लो हमारे सामने ए होता है, बी कटता है, सी आता है और डी कटता है, फिर नहीं डी नहीं कटता, डी तो है, स्टूडेंट लैंग्वेज तो है, डी है, ये कटता है 5 और फिर 6 है, ठीक है। 1, 3, 4, 6 ये हो जाएगा। बस आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्वेश्चन कैसे थे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे क्वेश्चन लगे, यूजफुल क्वेश्चन थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और उम्मीद करता हूं अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। जो हमने पूरी यूनिट पढ़ी है उसको जरूर देखते रहें, क्योंकि क्वेश्चन करने का मतलब तभी यूजफुल होता है कि हम पहले कंटेंट को पढ़े हुए हैं। हमारी सीक्वेंस में लगभग 12 क्लासें हुई हैं कंटेंट की, टीचिंग एप्टीट्यूड की सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में जाना, उसमें जाकर के, ठीक है, वहां जाकर के पूरी लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। क्लास 1 से क्लास 12 तक सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, टॉपिक बाय टॉपिक सीक्वेंस से। उनको क्लास को जरूर देख लेना, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक के लिए जय हिंद।